नमस्कार। शम्भवी चैनल में आपका स्वागत है। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चों में ये काफी गुण पाए जाते हैं। आपको चेक करना है कि आपके बच्चों में ये गुण आए कि नहीं आए। उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बहुत हो जाता है, विजिलेंट हाइपर विजिलेंसी होने के कारण एंग्जाइटी होती रहती है, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। एंग्जाइटी का मतलब एक्सेसिव वरी फ्यूचर के लिए। डिप्रेशन होते हैं, पास्ट की वरी को सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। तो उमड़ते कुमड़ते ख्याल अगर ज्यादा आते हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, समस्या है तो समाधान है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर अमीता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच हूँ, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी की स्पेशलिस्ट हूँ। और ये सब बातों को, ये जो नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, क्या है, कैसे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, इनका इलाज हो सकता है कि नहीं, इनके बच्चों में ये गुण जो आ जाते हैं फैमिली से, आप उनको लेगेसी में ये गुण दे रहे हैं, तो एज पेरेंट्स हमें कितना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉन एनपीडी स्पाउस हैं, नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के स्पाउस है ना। यानी आप में अगर ये गुण, ये तत्व, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि आप विजिलेंट रहें, बच्चों में देखें कि वो उनको ज्यादा तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, उनके कुछ एक्टिविटीज में पढ़ाई से रिलेटेड कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, बहुत तरह की हो जाती हैं। उनका जो फोकस है ना वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे बोलते हैं, फोकस लगा देते हैं, कर लेते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है, मगर होने में टाइम लगता है, स्पेसिंग चाहिए उनको। तो एकदम से अगर उन पे आप हल्ला करके बोलेंगे करो करो करो, अभी क्यों नहीं कर रहे, उनको ज्यादा टाइम लगता है। दे नीड 5, 10, 15 मिनट्स ओनली, एक उनका मोमेंटम होने में। तो ऐसे तरह तरह के पर्सनालिटी इश्यूज इनके बच्चों में, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली या मदर हो या फादर हो, अगर दोनों में हो गया तो बहुत मुश्किल है, एक में हो जाए तो भी बहुत मुश्किल है। तो नॉन एनपीडी स्पाउस का, नॉन एनपीडी पेरेंट का फर्ज और ड्यूटीज ज्यादा हो जाती है, ये हमें ख्याल रखना है। तो आइडेंटिफिकेशन रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों में ना, आप बचपन से देखेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट में एक खौफ होता है, एक डिस्कम्फर्ट फैक्टर होता है और रहता है। आप अनदेखा करें, आप एडल्ट हैं, आप अनदेखा कर सकते हैं, आप इस चीज़ को ओवरकम भी कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी फादर का या मदर का मूड ऐसा है, थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद शायद बेटर हो जाएगा, आप शांति रखिए। या एक जना बहुत गंदा गंदा गलत गलत शब्द बोल रहा है, लड़ाई के मूड में है, माहौल एकदम खराब हो गया है, तो द अदर पेरेंट कैन अफोर्ड टू बी क्वाइट, और कि चलो लेट्स वेट एंड वॉच, कोई बात नहीं, ये तो बोलते ही रहते हैं, अपने को इस तरह का दिलासा देना। लेकिन आप भूल जाते हैं, मैं ये नॉन एनपीडी पेरेंट की बात कर रही हूँ, आप भूल जाते हैं कि आप तो एडल्ट है ना, आपके पास तो टूल्स हैं ऐसे, जो ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट हो रहा है, ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रही हैं, उनको हैंडल करने के, डील करने के लिए। यू आर डाइंग एवरी सिंगल डे फ्रॉम इनसाइड, आई गेट दैट ऑल्सो, लेकिन आप एडल्ट हैं, आपके पास टूल्स ज्यादा हैं इन चीजों से निपटने के लिए या मैनेज करने के लिए। आप अपने बच्चों का सोचिए ना, वो छोटे से बच्चे उस वातावरण में ग्रो अप हो रहे हैं जहाँ टेंशन है, जहाँ खौफ है, जहाँ परेशानियां हैं, जहाँ बिना बात का स्ट्रेस है, लाइक इट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर इज नॉट कंफर्टेबल। और बच्चे बहुत जल्दी इन वाइब्रेशंस को भांप जाते हैं, हमारे पेट्स को भी समझ आ जाता है कि कैसा माहौल है घर में, बच्चों को भी आता है। तो बच्चे जब ऐसे वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो आप देखिए उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। बहुत बार पेरेंट्स जो नॉन एनपीडी स्पाउस है, नॉन एनपीडी पेरेंट है, वो बोलते हैं कि भाई हम तो इसलिए शादी में रह रहे हैं, हम तो इसलिए चुप है, हम तो इसलिए अपनी शादी चला रहे हैं कि समाज के कारण मेरे पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका क्या इज्जत रह जाएगी समाज में, मैं अपने लिए कैसे भी जी रहा हूँ, मेरी तो जिंदा लाश बन गई है लाइफ जिंदगी, पर मैं तो निभा रहा हूँ कि बच्चों को कम से कम एक घर तो मिले। ऐसा घर
जहाँ बच्चों में एकदम खौफ पैदा हो, वो हाइपर विजिलेंट हो जाए और जैसे जैसे बड़े होते हैं एंजाइटी की दवाइयाँ उनको लेनी पड़ जाए, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ जाए और वो लाइफ लॉन्ग चले। टेक्निकली डिप्रेशन एंजाइटी होते हैं तो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, और वो मैं अगले सेगमेंट में इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगी। लेकिन अगर इलाज ठीक से नहीं हुआ और वातावरण वैसे ही रहा तो वे लाइफ लॉन्ग भी चलेगा ना, क्योंकि आपने तो पहले ही गौर नहीं किया। आपने तो पहले ही बच्चों को उस वातावरण में रखा जहाँ ये सब बातें होती थी। गुस्सा बहुत आता था, खौफनाक एटमॉस्फेयर हो जाता है और इतना एबनॉर्मल सा एक एटमॉस्फेयर वातावरण हो जाता है कि बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता कि अभी कमरे में बैठे टीवी देख रहे हैं या खेल रहे हैं या सो रहे हैं, एंड सडनली एकदम चिल्लम चिल्ली और गरम गरम आवाजें, ऊंची ऊंची आवाजें, गर्मा गर्मी शुरू हो जाएंगी। ये जो फियर ऑफ द अननोन है, जो बचपन से आपने उनको एक तरह से जायदाद के रूप में दे दिया, प्लेट में डाल के आपने परोसा। सो नॉन एनपीटी स्पाउस की जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि जो नार्सिस्टिक स्पाउस है, नार्सिस्टिक इंडिविजुअल या पेरेंट है, वो तो अपने आप को गलत मानता ही नहीं, सारी दुनिया गलत है उसके अलावा। और वो अपनी गलती का, उसने गलतियां की हैं उनको कवर करने के लिए आप ही पे ब्लेम डालते रहेंगे, बच्चों पे ब्लेम डालते रहेंगे और लोगों पे ब्लेम डालते रहेंगे जो परिवार के लोग हैं। लेकिन हम तो कितने सीधे हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, या मैं तो बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया लेकिन फिर भी मेरे से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी बेचारा बेचारा हम ही है। और जो भी हमसे भी गलतियां हो रही हैं, जो नार्सिसिस्ट इस तरह सोचता है, वो गलतियां भी आपके कारण है, आपने उकसाया, सिचुएशन में ये हुआ। तो नार्सिसिस्ट पर्सन को तो, पेरेंट को तो कोई इल्म ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मगर जो नॉन नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है बच्चों को सहेजने में, समेटने में, उनकी फीलिंग्स को समझने में, उनके साथ बैठने में। मगर होता क्या है, क्योंकि अनडायग्नोस्ड ये इश्यूज जाते हैं, तो बेचारा जो ये पेरेंट है या स्पाउस है, जो नॉन एनपीडी है, वो अपने आप में ही इतना उलझा हुआ है, उसे ही समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या गया। ऐसे मुझे किसी इंडिविजुअल ने, पर्सन ने बोला, मैं कहाँ से बोलूं कि मेरी वाइफ मुझे घर में कितना मारती है। और ये बहुत कॉमन डायलॉग सुनती हूँ और उनकी आंखों में इतनी शर्मिंदगी होती है। और मैं उनको ये हमेशा बोलती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे मेल्स जो नार्सिस्टिक स्पाउस, जो उनकी वाइफ है नार्सिस्ट है, उनके साथ रह रहे हैं, तो जो नॉन एनपीडी मेल्स हैं, वो ये सफर करते हैं। उनकी पिटाई घर में अच्छे से होती है, जो भी चीज हाथ में आ गई, दो तीन तो मोबाइल टूटने हैं, लैपटॉप टूटने हैं, और जो भी चीज हाथ में आ गई उनके ऊपर पड़नी पड़नी, भले उनके बाद उसको चोटें लगे, कुछ लगे, बच्चों को भी मारना पीटना होता है, और फादर के भी जो गुस्सा वो बच्चों पे निकालना है। नार्सिसिस्ट मदर करती है, नार्सिसिस्ट फादर ऐसा करते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट, जो नॉन नार्सिसिस्ट फादर्स हैं, यानी कि जो नॉन नार्सिसिस्ट स्पाउसेस हैं, मेल्स हैं, वो सफर करते हैं, और हर उम्र के और हर लेवल के। ऐसा नहीं कि इलीट ग्रुप है और आप हाईएस्ट पोस्ट में हैं अपने प्रोफेशन में तो आप बच जाएंगे। घर में बहुत लोग बोलते हैं कि वहां लोग सलाम ठोकते हैं, घर में दो कौड़ी की औकात नहीं है। तो ऐसे वातावरण में जब बच्चे पलते हैं, तो बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यू न आए, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे वीडियो से के माध्यम से मैं ये बार बार ये बात को दोहराती हूँ, रिपीट करती हूँ। जो नॉन नार्सिस्ट पेरेंट्स हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप सही समय पे आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, नार्सिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच से मिलिए। आप आइए हमारे पास, आप ये ट्रॉमा रिकवरी, ट्रॉमा बॉन्डिंग जो आपकी हो चुकी है, वो आपको नॉर्मल बातचीत से या इनसाइट से या इंफॉर्मेशन होने से या नॉलेज होने से ही फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक नहीं होंगे। सब कॉन्शियस लेवल पे आपके अवचेतन मन के साथ जो एक तरह से बलात्कार हो जाता है,
जो नॉन एनपीडी पेरेंट है या फैमिली मेंबर्स हैं या बच्चे हैं, एक तरह से बलात्कार हुआ ना, उनके इमोशंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके वजूद के साथ, और हमारे सामने हो रहा है। और कौन कर रहा है? उन्हीं का नार्सिसिस्ट पेरेंट, उन्हीं का नार्सिसिस्ट स्पाउस, और हम होने दे रहे हैं। तो आप समझिए इस बात को, आइडेंटिफाई करिए, रिकग्नाइज करिए, और समय रहते आप अपनी ट्रीटमेंट कराइए। बहुत लोग बोलते हैं कि वो तो, मेरे पति तो नहीं आएंगे, मेरी पत्नी तो नहीं आएंगी, तो हम हमेशा बोलते हैं वो नहीं आए तो कोई बात नहीं ना, नार्सिस नहीं आता, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नॉन एनपीडी फैमिली मेंबर्स की थेरेपी का ट्रीटमेंट, उनका जो ट्रॉमा रिकवरी, वो बहुत जरूरी है, उनकी सेल्फ की क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है। इतना मेंटल हेल्थ इशू आ जाते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। क्यों और कब तक? इस बात को समझिए, जानिए, और ये नॉलेज को, ये इंफॉर्मेशन को प्लीज आप अवेयरनेस बिल्डिंग में हेल्प करवाइए। आप इस वीडियो को भर भर के लाइक करिए और शेयर करिए, और जितना शेयर कर सकते हैं आप करिए, ताकि लोगों में ये जन चेतना बढ़े। और कितनों का फायदा आपके बस एक क्लिक से हो जाएगा। आप जब शेयर करेंगे, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कितने लोगों की मदद हो जाएगी और कितनों की दुआएं आप कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।